Hello everyone and welcome to this video. This video is the fourth video in the series of FSC Part 1 Physics and is related to Chapter 1, which is measurements. So in this video we will be studying two topics, that is 1.4 errors and uncertainties and 1.5 which is significant figures. So let's begin with the first topic 1.4 errors and uncertainties. तो सबसे पहले error और uncertainty के दरमियान में difference देख लेते हैं. एरर किसी भी मेजरमेंट में तब होगा जब उस मेजरमेंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होगी. फॉर इंस्टेंस हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करते हैं 9 जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 है, तो ये हमारी मेजरमेंट में एक एरर है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है रिजल्ट की वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है. सो दिस इज़ एन एरर. जबकि अनसर्टेनिटी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. Uncertainty is the reliability of the assertion that our measurement is correct. For instance, अगर हम किसी मीटर रोड से एक लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हैं और वो हमारा मीटर रोड जो वैल्यू शो कर रहा है वो दो रीडिंग्स के दरमियान में आ रही है. सपोज करें वो 10.3 और 10.4 के दरमियान में आ रही है, तो हम एक लेवल तक अनसर्टन है कि हमारी रीडिंग 10.3 है या 10.4 है. तो ये एक हम अनसर्टन है कि हमारी रीडिंग की एक्चुअल वैल्यू क्या है. सो दिस इज अनसर्टेनिटी एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम एरर. तो अब हम एरर्स और अनसर्टेनिटी के डिफरेंट रीजंस देख लेते हैं. एरर्स की तीन बेसिक रीजंस हैं. द नंबर वन इज़ द इनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन. फॉर इंस्टेंस जो हमारी वैल्यू डिफरेंट आ रही थी एक्चुअल वैल्यू से, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जिस ने भी कैलकुलेशन की है या मेजरमेंट की है उसने वो वैल्यू गलत मेजर की हो. द सेकेंड रीज़न कुड बी दैट द ऑपरेटर्स कुड बी फॉल्टी, कि वो जिस ऑपरेटर्स से वो मेजर कर रहा हो वैल्यू, वो वैल्यू ही वो उस ऑपरेटर्स में ही मसला हो जिसकी वजह से वो वैल्यू गलत आ रही हो. और तीसरी वजह ये हो सकती है कि उसका मेजर करने का तरीका गलत हो. ये तीन वजह है एरर की. ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इनमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. अब अनसर्टेनिटी की रीजंस देख लेते हैं. अनसर्टेनिटी की भी तीन मेजर रीजंस हैं. द नंबर वन इज़ द इनएडिकेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. फॉर इंस्टेंस अगर हम लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैल्यू 10.3 और 10.4 के दरमियान में आ रही है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस इक्विपमेंट की लिमिटेशन है कि वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकता. वो या तो 10.3 देगा या 10.4 देगा, वो इन दो के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं दे सकता. तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है और ये एक अनसर्टेनिटी की मेजर वजह है. The next reason could be the natural variations of the object being made. अब इस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस हम किसी इंसान का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो हर इंसान का टेम्परेचर विद टाइम चेंज होता रहता है. सो देयर इज़ अ नेचुरल वेरिएशन विद टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिंग मेजर्ड, और उसकी वजह से हम एक अनसर्टन रहेंगे हमेशा कि हमारी जो वैल्यू है वो ठीक है या गलत है. अब ये तो टेम्परेचर की एग्जांपल थी. अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वेरिएशन कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इज अ मेजर रीजन फॉर नेचुरल वेरिएशन. इसके अलावा भी बहुत सी नेचुरल वेरिएशन होती हैं जिसकी वजह से हम कभी भी हमेशा अनसर्टन रहते हैं अपनी वैल्यूज़ के रिलेटेड. एंड द थर्ड वन इज़ द नेचुरल इम्परफेक्शंस ऑफ अ पर्सन सेंसेस, कि जो भी मेजरमेंट ले रहा है हो सकता है उसकी सेंसेस भी परफेक्ट ना हो. फॉर इंस्टेंस अगर हम मीटर रोड से किसी चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं तो हो सकता है हम उसे एक एंगल से देख रहे हो जिसकी वजह से हमारे देखने में मसला आ रहा हो और उसकी वजह से भी हम अनसर्टन हो जाते हैं. अच्छा, ये तो थी एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ की रीजंस. अब मेजर टाइप्स ऑफ एरर स्टडी कर लेते हैं. अब दो मेजर तरह के एरर होते हैं. द नंबर वन इज़ रैंडम एरर एंड द नंबर टू इज़ सिस्टमेटिक एरर. सो रैंडम एरर इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज़. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रैंडम, तो हमें रैंडम एरर की वजह नहीं पता होती, बस ये हम डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे होते हैं, हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो इसे हम रैंडम एरर कह देते हैं. अब इसकी रीजंस अगर हमें पता चल जाए तो ये रैंडम एरर रहता नहीं है, फिर ये सिस्टमेटिक एरर की तरफ चला जाता है. तो इसके केस में हम इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स लेते हैं और उनका एक एवरेज ले लेते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्चुअल के करीब आ जाए. तो इस तरह से हम रैंडम एरर को टैकल करते हैं. और द सेकंड वन इज सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली. फॉर इंस्टेंस इससे तमाम रीडिंग्स पे बराबर का असर पड़ता है. अब जैसे कि किसी अगर इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर हो तो वो तमाम
मेजरमेंट्स को बराबर एक ही तरह से इफेक्ट करेगा। इस तरह पुअर कैलिब्रेशन भी सिस्टमेटिक एरर को कोस कर सकती है, और इनकरेंट मार्किंग्स भी सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक एरर की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम वेट मेजर कर रहे हैं, और जो वेट मशीन है वो 2 kg शो कर रही है, जब उसके ऊपर कोई कुछ वेट हमने पुट ही नहीं किया, तो ये उसके अंदर एक ज़ीरो एरर है। और हम उस मशीन से जितना भी वेट मेजर करेंगे वो हमेशा 2 kg ज़्यादा बताएगी। तो ये तमाम मेजरमेंट्स को एक खास तरह से इफेक्ट कर रही है, और ये ड्यू टू ज़ीरो एरर है। इस तरह अगर कैलिब्रेशन में मसला हो, फॉर इंस्टेंस अगर उसकी रीडिंग से करेक्ट ना हो, तब जो एरर आएगा वो भी सिस्टमेटिक एरर होगा, और वो भी तमाम रीडिंग्स को एक तरह से इफेक्ट करेगा, और इनकरेक्ट मार्किंग्स भी सिस्टमेटिक एरर को कॉज करेंगी। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने का एक मेजर तरीका ये हो सकता है कि हम अपने इक्विपमेंट को किसी ऐसे इक्विपमेंट के साथ कैलिब्रेट करें या कंपेयर करें जिसका हमें श्योर हो कि वो इक्विपमेंट करेक्ट है। फॉर इंस्टेंस अगर हम अपनी वेट मशीन को एक स्टैंडर्ड वेट मशीन के साथ कंपेयर करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वेट मशीन 2 kg ज़्यादा शो कर रही है, और हम उसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने का। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए पहले हमें अनसर्टेनिटी को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब सपोज करें हम एक अपनी पुरानी एग्जांपल पे कंटिन्यू करते हैं। हम एक लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हैं, और वो लेंथ हमारे पास आ रही है 10.3 और 10.4 के दरमियान में आ रही है। तो हम श्योर नहीं है कि उसकी लेंथ एग्जैक्टली 10.3 है या 10.4 है, क्योंकि हमारे मीटर रोड में वो इन दो रीडिंग्स के दरमियान में है। तो इसके लिए हम आमतौर पे ये करते हैं कि अगर वो 10.3 के ज़्यादा करीब हो या हाफ से पहले हो, तो हम उसे 10.3 कह देते हैं, और अगर वो हाफ से ज़्यादा हो तो हम उसे 10.4 कह देंगे। तो लेट्स सपोज करें कि अगर हमें किसी ने कहा कि हमारी एक लाइन है जिसकी लेंथ 10.3 है, तो हो सकता है कि उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो 10.32 हो, और उसने उसे राउंड ऑफ किया हो 10.3 तक। इसी तरह ये भी हो सकता है कि उसकी लेंथ 10.27 हो, और उसने उसे राउंड ऑफ किया हो 10.3 तक। तो हम एक खास हद तक अनसर्टेन है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू 10.25 भी हो सकती है, और 10.35 भी हो सकती है। तो हम हमारी जो अनसर्टेनिटी है इस वैल्यू में वो है प्लस माइनस 0.5 ऑन आइदर साइड। सो द टोटल अनसर्टेनिटी वुड बी 0.1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी है वो इक्वल टू लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी को हम विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हमारी अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो बेसिकली रिलायबल रीडिंग्स को इंडिकेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हमारी रीडिंग में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 3 जो डिजिट्स हैं वो रिलायबल हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो लेंथ थी 10.3, तो इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास जो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली होते हैं द फर्स्ट in any measurement the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स थे वो accurately known थे। फॉर एग्जांपल 10 तक तो हम completely श्योर थे कि हमारी रीडिंग एक्यूरेट है। जो 3 था उसमें हमें थोड़ा सा अनसर्टेन थे कि वो 10.25 भी हो सकता था और 10.35 भी हो सकता था। तो द फर्स्ट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जो कि हो गए 1 और 0, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो कि हो गया 3। सो द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रीजनेबली रिलायबल। अगर हम यही मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर जैसे कि आपको पता है 1/100 सेंटीमीटर तक रीडिंग देता है। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अनसर्टन है वो ये 2 है। इस 3 के बारे में हम सर्टन है, इस 2 में हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, जब हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह पुट कर रहे होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट रूल्स यूज़ होते हैं। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकल सकते। ये तो एक मेजरमेंट के लिए था, है ना। अब डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म हो रही हैं, जब उनको हम एक साथ
एक रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स यूज़ होते हैं। तो हम वो रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे बेसिक रूल्स कि तमाम डिजिट्स, ये अब सिंगल रीडिंग के लिए है, तो तमाम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिग्निफिकेंट होंगे। जो डिफरेंट रूल्स यूज़ होंगे वो ज़ीरो के लिए यूज़ होंगे। ज़ीरो के लिए डिफरेंट रूल्स यूज़ होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे एक रीडिंग है 5.05, तो जो भी ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें, अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। ये फर्स्ट रूल है फॉर ज़ीरो। अब द नेक्स्ट रूल इज़ जब ज़ीरो लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट पे आने का मतलब है कि हमारे पास एक रीडिंग हो जैसे 0.025, तो ज़ीरो जब भी लेफ्ट पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। तो इस रीडिंग में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये सिर्फ दो हैं और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ज़ीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट, दैट्स द रूल। अब द थर्ड रूल इज, अच्छा जब दो रीडिंग के दरमियान में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, जब लेफ्ट पे आएगा तो नहीं होगा। लेकिन जब राइट पे आएगा तब इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। जब राइट पे होगा तो वो डिपेंड करेगा एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा उस तब भी इसके दो रूल हैं जब राइट पे आएगा। द नंबर वन रूल इज कि जब डेसिमल फ्रैक्शन में होगा तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ये देखें 3.570, इसमें डेसिमल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये जब डेसिमल के साथ राइट पे होगा तो इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो इस रेटिंग में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4, इसमें भी हो जाएंगे 4, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब इंटीजर्स में हो तो तब वो डिपेंड करेगा एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। अब एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? फॉर इंस्टेंस हम एक वेट मेजर करते हैं जो कि है 8000 kg। अब ये वेट अगर हम किसी ऐसी मशीन से कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका मेयरिंग है 1 kg, जो कि 1 kg तक मेयर करता है रीडिंग्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। अगर हम किसी ऐसी मशीन से मेयर करें जो 10 kg तक मेयर करे, मतलब उसका मिनिमम रीडिंग 10 kg तक हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे 3 एंड सो ऑन। सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देन। अच्छा ये तो सिंपल रूल्स हो गए ना। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें किसी भी नंबर को, तो जो भी नंबर 10 की पावर के अलावा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल इस रीडिंग में 8 और 7 सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगे। सो ये है साइंटिफिक नोटेशन के लिए रूल। अच्छा द नेक्स्ट इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, मतलब कोई भी हम फॉर्मूला पुट कर रहे हो, इस केस में जो रूल है वो ये है कि हम उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे जो लीस्ट एक्यूरेट के अंदर हो। मतलब अब ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस वन। अब इसमें नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। अब इसमें देखें कि लीस्ट नंबर ऑफ फिगर्स किस में है। फर्स्ट वाले के देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। सो द फर्स्ट वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, द थर्ड वाले में 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड इन द लास्ट वन 1 2 3 एंड 4। सो देयर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। तो हमने वो रीडिंग लेनी है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। कीप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हमने इसे कैलकुलेटर में पुट किया, हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करने के लिए डिफरेंट रूल्स यूज होते हैं। अब हम राउंड ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिलीटिंग और राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो अभी हमने पढ़े थे रूल्स के कौन से नंबर्स कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं एक्सेप्ट जीरो। फिर हमने जीरो के डिफरेंट रूल्स पढ़े थे, फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, फिर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के कुछ रूल्स पढ़े थे। अब हम रूल्स पढ़े हैं राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा द फर्स्ट टू रूल्स आर वेरी सिंपल, कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो सेकेंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 5.86, ये फर्स्ट केस की एग्जांपल है। तो इसमें लास्ट डिजिट 6 से 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 5.9 के इक्वल, ठीक है।
सो दिस इज क्वाइट सिंपल। अब सेकंड रूल देख लेते हैं, द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5। इसकी भी एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, 5.81 कर लेते हैं। तो इसमें लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा एस 5.8। ठीक है। अब द लास्ट रूल इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर लास्ट डिजिट 5 हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर इंस्टेंस 5.85 हो, तो इसका जो रूल है कि अगर लास्ट डिजिट 5 के इक्वल हो तो फिर हम सेकंड लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर ये इवन हो, इफ द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ ऑड एंड रिमेन्स द सेम इफ इवन। अब ये इस केस में इवन है तो इट विल रिमेन्स द सेम इफ इवन, तो इट वुड बी 5.8। अगर इसकी जगह ही ये ऐसे होता कि 5.75 होता, तो इस केस में भी लास्ट डिजिट 5 है तो सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड, तो इसमें राउंड ऑफ हो जाना था 5.8, क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ ऑड। ओके, दैट्स द रूल। अब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं बुक से। अब 43.75, अब इसमें लास्ट डिजिट इज 5, तो हम सेकंड लास्ट डिजिट को देखेंगे जो कि 7 है। अब 7 इज ऑड, so the second last digit is increased by 1 if odd, so it would be rounded off as 43.8। okay, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है 58.8546, सो 6 इज ग्रेटर देन 5। इसे हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 58.8546, 6 इज ग्रेटर देन 5, सो ये 4 5 हो जाएगा, इट वुड बी 0.855। ठीक हो गया। अब ये 5 है तो इसमें ये लास्ट रूल यूज होगा, इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, सेकंड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ ऑड। अब 5 इज ऑड, so it would be increased by 1, second last digit is increased by 1, so it would be rounded off as 58.86। अच्छा, तो अब 58.86 ये राउंड ऑफ हो गया, तो this 6 is greater than 5, so it would be rounded off as 58.9। अब इस केस में बुक में थोड़ा सा एरर है, इसे इन्होंने 58.8 लिखा हुआ है जो कि गलत है। इट वुड बी राउंडेड ऑफ एज 58.9। इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लें। द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ बिट सिंपल, 0 वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 5, दिस इज इवन, सो दिस वुड बी राउंडेड ऑफ एज 53.6। अच्छा, अब ये था राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम देखते थे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट रूल इज फॉर ऐड, जब नंबर्स ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। अब इसमें हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल पोजीशन के बाद किस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टोटल नहीं हमने देखना, हमने डेसिमल पोजीशन के बाद देखना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम देखते हैं डेसिमल पोजीशन के बाद, और उसमें हम टोटल देखते थे। तो इसमें डेसिमल पोजीशन के बाद इन, अगर हमने इन 3 रीडिंग्स को ऐड करना हो तो इसमें डेसिमल पोजीशन के पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर होगा उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे पहले। हमारे पास ये आ जाएगा 75.523, और बाद में इसमें हम राउंड ऑफ करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रह जाएगा, और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.5। तो इसी तरह हम दूसरे वाले को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सो this is it for this video. So the next video will be studying 1.6 and 1.7. Thank you.